अनीता जी अब कुछ कमज़ोर सी दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े फैलाकर लौटती हुई अनीता जी को हाँफते हुए देखकर सुमित जी ने पूछा। नहीं, ले तो रही हूँ, अब तो उम्र हो गई है ना हमारी, अब ये सारी तकलीफ़ें तो लगी ही रहेंगी। अनीता जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। अब वो सुमित जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध का खीर बन जाती है तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बच ही नहीं रहा है। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिनों में ही ख़त्म हो रहा है। सुमित जी और अनीता जी दोनों ही शुगर के मरीज हैं। अभी पिछले महीने ही अनीता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज़्यादा लाने को कहा गया था। सुमित जी और अनीता जी के 2 बेटे थे और दोनों बेटे की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट ले लेते ही सुमित जी ने अपने दोनों बेटों को बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बंटा था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक-एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वो खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे सास-ससुर के ही हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं ने बांट कर रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात के खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी-बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज़्यादातर बाहर के काम सुमित जी ही किया करते थे और रसोई घर में ही अनीता जी की चलती थी। लेकिन सुमित जी ने अपनी रिटायरमेंट के साथ साथ अनीता जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिला दी थी। एक दिन अनीता जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो सुमित जी ने कहा कि वो रात का दूध हल्दी डालकर बना लाते हैं। रसोई घर में देखा तो वहाँ दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर ख़त्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर अनीता जी को बोला, दूध तो ख़त्म हो गया है, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो सुमित जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध ख़त्म हो गया था, अगर दूध कम पड़ रहा है तो मैं और मंगवा लूँ। बहू घबरा कर बोली और बोलने लगी, उनका काम तो सुबह ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर भी उसने भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को सुमित जी को सोचमगन देख अनीता जी के कारण पूछा तो उल्टा सुमित जी ही पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता? आपको मेरी कसम। अनीता जी मना करने वाली थी, मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले ही घटना जीवन हो उठी थी। बहुओं की कही बातें कानों में गूंज रही थी। अरे, इन बुढ़ो बुढ़ियों को खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। बंटवारा के भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू के तलीक से कहा और राशन मुक्त का हो तो, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोगी पड़ी रहती है। कभी पकौड़ी की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज तो कितना कम और नापासुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो, दूध और फल तो चाहिए ही चाहिए। बूढ़े ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे हुक्म चलाए। छोटी बहू भी कहाँ पीछे होने वाली थी। ये सुनकर अनीता जी के आंखों में आंसू आ गए। कारण सिर्फ यही नहीं था कि बहुएं असंभव नज़र भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि ये था कि बजाय उन्हें समझाने दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में उपहास की स्थिति थी।
सुमित जी को बताएं या ना बताएं? बताइए अनीता जी, क्या बात है, कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं परेशान हो रहे हैं। माँ आखिर माँ ही होती है। बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली ये अनीता जी ने भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सुमित जी कटहल ले आए और बहू जोत देते हुए कहा कि इनकी सब्जी खाए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज यही बना लो। शहर से वापस आ रहे था तो बगल के शर्मा ने दिया था। बहू ने अनमने मन से कटहल ले लिया। अरे जीजी, ये कटहल कहाँ से ले आई? छोटी बहू ने पूछा। और कहाँ से? आज बूढ़े को कटहल की सब्जी खाने की शौक चढ़ा है तो ले आए। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, नहीं कि ये सब फरमाइश अपनी पत्नी से करे। बंटवारे करने भी हमें तो नौकर लगा रखा है। इन बूढ़ों को बस आराम करना है। छोटना ना, कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, आज तो आप संभाले, कहकर छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने सुमित जी को देखकर ठिठक कर रुक गई। सुमित जी का चेहरा गुस्से से तपतपाया रहा था। उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज़ देकर उन्होंने अपने बेटों और साथ में बहू को भी बुलाया। आज तक मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने लिए किए हैं फैसले पर पछताया नहीं हूँ। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करने मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। और मेरा आंशिक बंटवारा का मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूँ, उनका अपना पर्सनल स्पेस बना रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अनीता जी ने सुमित जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। नहीं अनीता जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छा तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी, जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? बेटों ने पूछा। ये तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई का घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना अपना रसोई अपने घर के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा नहीं कर सकूं, और मेरे पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफ़ी होगा। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपनी माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ भी भारी लगने लगी है। उनकी बातों को बहुओं सर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी और उनकी इस गलती से साथ दिया सुमित जी के बेटे ने। सुमित जी अनीता जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपनी जीवन संगिनी के आंखों में आंसू देख सुमित जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं।